हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं अक्टूबर महीने के आखिरी 5 दिन यानी 27, 28, 29, 30 और 31 अक्टूबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगा। और आप जानते हैं कि जो आखिरी 10 या 11 दिन हैं उनको मैं दो भागों में बांटता हूं। पहला भाग ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं हिंदी भाषा में, यह वीडियो भी हिंदी में होगा और इसमें आखिरी 5 दिन के लगभग 85 से 90 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। इनका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसका ही नहीं बल्कि अब तक के जितने भी पीडीएफ हैं सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल करवाया गया है। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं www.facebook.com/गौरव गर्ग एजुकेशन। ये यूआरएल आपको टाइप करना होगा अपने ब्राउज़र के अंदर। बहुत सारे लिंक्स पीडीएफ के और अन्य जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है, इसीलिए आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। लगभग 20,000 फॉलोअर्स इस समय फेसबुक पर ये जानकारी ले रहे हैं। और सीटेट की पेन ड्राइव हम 7 नवंबर को लॉन्च कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय और सीटेट की पेन ड्राइव, ये कॉमन पेन ड्राइव है, ये दोनों के लिए काम करेगी। इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स पर विशेष ध्यान दिया गया है। और क्लैट की पेन ड्राइव हम लॉन्च कर चुके हैं। शिपिंग हम 5 नवंबर से स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इनमें से कोई भी पेन ड्राइव खरीदना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा 9580048004, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं gaurav.studyiq@gmail.com। इसके अलावा आप IBPS, एग्रीकल्चरल ऑफिसर या फिर क्लर्क या पीओ की पेन ड्राइव भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। इस बार के जो क्वेश्चन हैं ये जैसा आप जानते हैं ये सारे क्वेश्चन मैं खुद तैयार करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने और भी ज़्यादा डीप जाकर बहुत ही ज़्यादा गहराई में क्वेश्चन तैयार किए हैं। ये क्वेश्चन आपको इतनी आसानी से कहीं पर नहीं मिलेंगे और इसीलिए दिस इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन। आपकी जितनी भी जीके नीड्स हैं उसके लिए स्टडी IQ इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन। तो चलिए अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। कौन सी भारतीय शूटर हैं, ये महिला शूटर हैं, इन्होंने ईरान के अंदर होने वाली शूटिंग चैंपियनशिप में खेलने से मना कर दिया क्योंकि ईरान के अंदर इन्हें हिजाब पहनना कंपलसरी था। ये रूल, हिजाब पहनना जितनी भी फीमेल शूटर्स हैं उनको कंपलसरी है ईरान के अंदर, इसीलिए इन्होंने कहा कि ये स्पोर्ट्स की स्पिरिट के खिलाफ है अगर किसी खिलाड़ी को ज़बरदस्ती उस देश के रीति रिवाजों में फंसना पड़े। इसीलिए इन्होंने ईरान शूटिंग चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया। इनका क्या नाम है? ये पहले वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुकी हैं, कॉमनवेल्थ चैंपियन भी रह चुकी हैं। इनका नाम है हीना सिद्धू और शूटिंग में आने से पहले ये डॉक्टर थी, डेंटिस्ट इनका प्रोफेशन था, डेंटिस्ट्री। हीना सिद्धू। इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का डायरेक्टर चुन लिया गया है? ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का डायरेक्टर किस व्यक्ति को चुना गया है? ये 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इनका नाम है करनाल सिंह। करनाल सिंह। और जो ये पोस्ट थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का डायरेक्टर, ये लगभग 1 साल से खाली पड़ी थी। अब इस पद को संभालेंगे करनाल सिंह। इनमें से कौन सी जगह है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया है? मैरीन मतलब होता है समुद्री, तो समुद्र का सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया इसे डिक्लेयर कर दिया गया है। ये प्लेस अंटार्कटिका के अंदर है और इसका नाम है रॉस समुद्र। रॉस समुद्र। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट से, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से ये क्वेश्चन है, उस कैटेगरी के अंदर ही आता है। और ये डिसीजन लिया गया जो अभी मीटिंग हुई थी जिसको बोलते हैं कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज यानी CCAMLR मीटिंग। ये मीटिंग हुई थी होबार्ट में। और होबार्ट कहाँ पे है? होबार्ट है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी मुख्य जगह है, मेलबर्न है, एडिलेड है, सिडनी है, तस्मानिया है, ऐसे ही एक जगह है होबार्ट। और रॉस सी 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो प्रोटेक्टेड एरिया है। इनमें से कौन से ऑथर हैं जिन्हें 2016 का इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड मिला है? बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है डबलिन लिटरेरी अवार्ड। इसे आयरलैंड की सरकार देती है। डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। आयरलैंड पड़ता है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। सो इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड इन्हें दिया गया अपनी नॉवल फैमिली लाइफ के लिए। और फैमिली लाइफ इस ऑथर की आत्मकथा है। इनका नाम है अखिल शर्मा। अखिल शर्मा। इनमें से कौन सा भारत का पहला ऐसा राज्य बना जो 1 जनवरी 2016 से जो सत्ता कमीशन आएगा, 7th सेंट्रल पे कमीशन, 7वें पेमेंट कमीशन का बेनिफिट अपने एम्प्लॉयज़ को देगा 1 जनवरी 2016 से, और इस बेनिफिट को अपने एम्प्लॉयज़ को देने वाला ये पहला भारत का राज्य बनेगा। ये राज्य कौन सा है? आज इस राज्य के 50 साल पूरे हो गए हैं बनने के। ये राज्य है हरियाणा। वैसे आज और भी बहुत सारे राज्य हैं जिनके 50 साल पूरे हो गए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ इत्यादि,
लेकिन हरियाणा के भी आज 50 साल पूरे हुए हैं। सो आंसर है हरियाणा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इनमें से कौन सी टेनिस खिलाड़ी हैं जो 2016 का साल वर्ल्ड नंबर 1 के तौर पर फिनिश करेंगी? ये अनाउंसमेंट किया वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन ने, WTA ने। वर्ल्ड नंबर 1 के तौर पर कौन सी फीमेल टेनिस प्लेयर फिनिश करेंगी ये वाला साल? ये वाला साल बहुत ही शानदार रहा जर्मनी की खिलाड़ी एंजेलिक कर्बर के लिए। सो एंजेलिक कर्बर इस साल को गारंटेड फिनिश करेंगी नंबर 1, एंजेलिक कर्बर। और इनकी नेशनलिटी भी आपको पता होनी चाहिए, नेशनलिटी है जर्मनी। बहुत ही फेमस एक वेबसाइट है ट्रैवल टूर के लिए और ऐप भी है जिसका नाम है लोनली प्लैनेट। लोनली प्लैनेट ने जो पर्यटन का शौक रखते हैं, जो पर्यटक हैं, उनको कहा है कि 2017 में अगर वो किसी देश जाना चाहते हैं जो बेस्ट है, यानी कि किस कंट्री को लोनली प्लैनेट ने बेस्ट कंट्री कहा है ट्रैवलिंग के लिए 2017 के लिए अपनी किताब बेस्ट ऑफ 2017 गाइड बुक में। इस देश का नाम है कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा और कनाडा एक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे नॉर्दर्न कंट्री है। बहुत ही बर्फीला ठंडा कंट्री है कनाडा। कनाडा के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनका नाम है जस्टिन ट्रूडियो। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजपति देवी, इनका अभी अभी निधन हो गया। आपको बताना है राजपति देवी इनका संबंध कौन से फील्ड से है? खेलकूद, पत्रकारिता, राजनीति या गायन? कौन से क्षेत्र से हैं राजपति देवी? राजपति देवी गौरीगंज नाम की जगह से 5 बार कांग्रेस की MLA यानी विधायक रही थी। तो आंसर है पॉलिटिक्स। कांग्रेस की 5 बार MLA थी ये गौरीगंज से, तो ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने भारत की कंपनी सनोवी टेक्नोलॉजीज को खरीद लिया है? क्लाउड सिस्टम को, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड ऑफरिंग्स को बूस्ट करने के लिए भारत की कंपनी सनोवी टेक्नोलॉजीज को कौन सी बहुत बड़ी कंपनी ने खरीद लिया है? यह कंपनी है दुनिया की नंबर 1 सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी, अमेरिका की कंपनी है, इसका नाम है IBM। IBM ने खरीदा है भारत की सनोवी टेक्नोलॉजीज को। इनमें से किस व्यक्ति को स्वीडन की जो बहुत बड़ी कंपनी है टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन कंपनी का नया प्रेसिडेंट और CEO किसे नियुक्त किया गया है? जनवरी 2017 से ये अपना कार्यभार संभालेंगे। 16 जनवरी 2017 से अपना कार्यभार संभालेंगे। ये इस कंपनी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रेसिडेंट होंगे, अध्यक्ष होंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है बॉर्जे एक्हॉल्म। बॉर्जे एक्हॉल्म, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉर्जे एक्हॉल्म। और एक कंपनी और स्वीडन की आपको याद रखनी है जो बहुत चर्चा में रहती है, वो है वोल्वो। इनमें से 10वीं वर्ल्ड स्ट्रोक कांग्रेस हुई अभी अभी, और एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड स्ट्रोक डे होता है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है अक्टूबर 29 को। और स्ट्रोक क्या होता है? देखिए, स्ट्रोक एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिजीज है जिसमें जो आपका दिमाग है उसके अंदर जो रक्त की नलियां हैं यानी जो आर्टरीज हैं उनमें या तो ब्लॉकेज हो जाता है जिस वजह से मस्तिष्क में खून की कमी हो जाती है, उस वजह से स्ट्रोक आ सकता है। या फिर मस्तिष्क में अगर खून अपना दबाव बना ले, कोई नली फट जाए, उस वजह से स्ट्रोक आ सकता है। इससे लकवा मार जाता है पूरी बॉडी में या आधी बॉडी में, जिसको पैरालिसिस बोलते हैं, पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, कई तरह की इसमें कंडीशन होती हैं। इसे कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक की वजह से हर साल हजारों लोग अपनी जान खोते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरी जिंदगी के लिए अपंग हो जाते हैं। तो स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड स्ट्रोक डे अक्टूबर 29 को। यह अपने आप में एक सवाल है कि वर्ल्ड स्ट्रोक डे किस दिन मनाया जाता है। इस बार किस भारतीय को वर्ल्ड स्ट्रोक डे का स्ट्रोक एम्बेसडर बनाया गया है, यानी ये स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाने में अपना योगदान देंगे? ये हैं मशहूर हमारे पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर, लेजेंडरी प्लेयर सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन है महाराष्ट्र की, उन्होंने भी सम्मानित किया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर। तो ये काफी अच्छा हफ्ता रहा सुनील मनोहर गावस्कर के लिए। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने टोन टैग कंपनी, टोन टैग ये एक नई कंपनी है, टोन टैग स्टार्टअप है, इसके साथ पार्टनरशिप की है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए अपने मोबाइल वॉलेट में? मोबाइल वॉलेट की सुविधा ज़्यादातर बैंक सब दे रहे हैं। और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होता है जिसमें आपको जैसे आपका डेबिट कार्ड है तो आप उसको मशीन में स्वाइप नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मशीन के पास ले जाइए, वो सारी इंफॉर्मेशन अपने आप ले लेगा। इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कई बार ये पूछ सकते हैं कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। ये इस टेक्नोलॉजी का नाम है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। हालांकि ज़्यादातर बैंक NFC अपनाते हैं, लेकिन कई ऐसे बैंक हैं जो दूसरी टेक्नोलॉजीज भी यूज करते हैं। ये बैंक है येस बैंक। येस बैंक ने पार्टनर किया है टोन टैग के साथ। 23वां रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस अभी अभी हुआ 25 से 27 अक्टूबर को। आपको बताना है ये कौन से कंट्री में हुआ। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है जब आप किसी
व्यक्ति को दोबारा मुख्य धारा में जोड़ते हैं उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। ये किसी भी तरह का रिहेबिलिटेशन हो सकता है, ये हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है। और इस मीटिंग को अटेंड किया हमारे जो सामाजिक न्याय के लिए जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है श्री थव्वर चंद गहलोत, जो राजस्थान से आते हैं। श्री थव्वर चंद गहलोत हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के लिए हमारे यूनियन मिनिस्टर ने ये मीटिंग अटेंड की। ये मीटिंग कंडक्ट की गई थी स्कॉटलैंड के अंदर। और स्कॉटलैंड में कहाँ? स्कॉटलैंड में वैसे तो बहुत सारे मुख्य शहर हैं, जैसे एबरडीन है, जैसे एडिनबर्ग है, जैसे ग्लासगो है, लेकिन ये मीटिंग हुई स्कॉटलैंड की राजधानी जिसका नाम है एडिनबर्ग। अभी अभी इंडिया चाइना कोऑपरेशन फोरम हुआ दोनों देशों में आपसी सहयोग के लिए। ये 5वां ऐसा अध्याय था इंडिया चाइना कोऑपरेशन फोरम का। आपको बताना है ये कौन से शहर के अंदर हुआ। ये कौन से शहर के अंदर हुआ? ये हुआ शंघाई में। अब आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन। शंघाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, मल्टी कंट्री बैंक की बात कर रहा हूं, जो कई देशों ने मिलकर बनाया है। उस बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई में। उस बैंक का नाम आपको लिख के बताना है कमेंट्स के अंदर। यह है आज का पहला क्वेश्चन। शंघाई के अंदर एक बहुत ही फेमस मल्टी कंट्री बैंक है, उसका नाम आपको लिख के बताना है। इनमें से कौन सा राज्य है जिसके अंदर हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है? यह डेटा दिया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने यह डेटा दिया। 2010 से लेकर 2014 तक यह राज्य था केरल, लेकिन इस बार केरल को पीछे कर दिया है जम्मू कश्मीर में। यानी जम्मू कश्मीर में किसी भी व्यक्ति की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कितने साल जो जिएगा, वो जो ईयर है वो सबसे ज्यादा है। यह आपको याद रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, यानी जो पुरातत्व विभाग के लिए जो इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा आर्कियोलॉजी के लिए, वो कहां पर बनेगा? ये इसकी जो नींव रखी, इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा, वो रखा हमारे होम मिनिस्टर गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। यह बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, नोएडा के अंदर। आंसर है नोएडा। हमारी यूनियन कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दे दिया है कि भारत के अंदर बनाया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसको शॉर्ट में बोलते हैं IISER। आपको बताना है ये कौन से राज्य के अंदर बनाया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ये बनाया जाएगा उड़ीसा के अंदर। और क्वेश्चन जितना जनरल नहीं आएगा, आपसे ये जरूर पूछेंगे उड़ीसा में कहाँ? उड़ीसा में इस जगह का नाम है बहरामपुर। बहरामपुर में बनाया जाएगा IISER। 115 करोड़ रुपए की लागत, 152 करोड़ रुपए की लागत से यह बनाया जाएगा लगभग। इनमें से कौन से राज्य के खिलाड़ियों ने नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी NCC के द्वारा आयोजित नेशनल गेम्स जीत लिए हैं? नई दिल्ली में ये कंडक्ट किए गए और इनको जीत लिया पंजाब ने। पंजाब के जो कैडेट्स हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स के, उन्होंने जीत लिए NCC नेशनल गेम्स जो आयोजित किए गए नई दिल्ली के अंदर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने एक रिपोर्ट दी है और यह बहुत ही ज्यादा चेतावनी है हम सबके लिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसने कहा है कि दुनिया के 2/3 जानवर जो जंगली जानवर हैं, 2/3 जंगली जानवर खत्म हो जाएंगे किस साल तक? अभी चल रहा है 2016 और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के हिसाब से दुनिया के 2/3 जंगली जानवर खत्म हो जाएंगे 2020 तक। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक चौंकाने वाला और बहुत ही ज़्यादा चेतावनी भरा ये इनका ये सिग्नल है। और दूसरी बात, इसको सिर्फ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने ही नहीं बल्कि जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन यानी ZSL ने भी वैलिडेट किया है, रेटिफाई किया है। यानी कि दो बहुत बड़ी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कहा है कि दुनिया के 2/3 जानवर खत्म हो जाएंगे 2020 तक। इनमें से भारत की कौन सी दवाइयों की कंपनी है? फार्मा कंपनी है जिसने अमेरिका की कंपनी को खरीद लिया है जो आंखों की दवाइयां बनाती है। इस कंपनी का नाम है ऑक्यूलर टेक्नोलॉजीज। भारत की किस बहुत बड़ी फार्मा कंपनी ने खरीद लिया है? दुनिया में जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं उनकी सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, और ये एक बहुत बड़ी क्रांति आई है पिछले 20 सालों में। भारत जेनरिक ड्रग्स की सबसे बड़ी मार्केट है वर्ल्ड के अंदर। और ये जो फार्मा कंपनी है इसने बहुत ज़्यादा छलांग लगाई है पिछले 15 सालों में, और इसके जो ओनर हैं वो भारत के 10 सबसे धनी आदमियों में हैं। तो इस कंपनी का नाम है सन फार्मा। सन फार्मा। अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल, सन फार्मा के फाउंडर और ओनर चेयरमैन कौन है? कौन है सन फार्मा कंपनी के मालिक जिन्होंने सिर्फ 15 साल में इस कंपनी को इतनी ऊंचाइयां दी हैं कि आज ये भारत के 10 सबसे अमीर आदमियों में इनका नाम आता है। फोर्ब्स मैगजीन द्वारा लिस्ट निकाली गई है दुनिया के 40, जिसको बोलते हैं फैब 40, यानी दुनिया के 40 ऐसे खिलाड़ी जिनकी आमदनी सबसे ज्यादा है। ये दुनिया में स्पोर्ट्स के सबसे बड़े ब्रांड हैं। इसमें सिर्फ एक ही भारतीय है जो आया है, यानी दुनिया के 40 सबसे अमीर खिलाड़ियों में सबसे बड़े जो स्पोर्ट्स ब्रांड हैं उनमें एक ही भारत का खिलाड़ी आया है। इतना ही नहीं, ये टॉप 10 में आया है, 40 में भी नहीं, टॉप 10 में आया है। इस खिलाड़ी का नाम क्या है? इस खिलाड़ी का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। और इसी लिस्ट के अंदर अगला सवाल यह है कि नंबर 1 कौन आया है?
पिछले साल ये खिलाड़ी नंबर 3 पर थे, इन्होंने इस साल 2 पोजीशन की छलांग लगाई और ये नंबर 1 पे आए। ये हैं आज तक के टेनिस के सबसे ज़्यादा महान खिलाड़ी, क्योंकि 17 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी हैं। इनका नाम है रॉजर फेडरर, और रॉजर फेडरर नंबर 1 पे आए हैं। पिछले साल ये नंबर 3 पे थे। टाइगर वुड्स पिछले साल नंबर 1 थे, इस बार ये 4 पोजीशन पीछे सरक गए और ये 5th नंबर पे आए। तो रॉजर फेडरर इज द आंसर। इनकी जो आमदनी है लगभग $38 मिलियन आंकी गई है। यूएन रेफ्यूजी एजेंसी, जो रेफ्यूजीज की मदद करता है, रेफ्यूजीज के लिए काम करता है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज यानी यूएनएचसीआर, इसके हिसाब से कौन सा ऐसा साल है जब भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी को पार करते वक्त 3740 लोग मर गए। ये लोग नाव से मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस कर रहे थे। मेडिटेरेनियन सी यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करता है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी, और इतने लोग आज से पहले कभी नहीं मरे, यानी कि ये सबसे डेडलीस्ट ईयर था आज तक के लिए माइग्रेंट्स के लिए। जो माइग्रेंट भूमध्य सागर को क्रॉस किया जिन्होंने, उनमें से 3740 की डेथ हो गई एक साल के अंदर। ये साल कौन सा है? कौन सा है डेडलीस्ट ईयर फॉर माइग्रेंट्स? ये साल है बीता जो चल रहा है अभी साल 2016। 2016 के अंदर अब तक 3740 लोग अपनी जान दे चुके हैं। इनमें से भारत की कौन सी कंपनी है जिसे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर दुनिया की 10 टॉप 10 एम्प्लॉयर्स के अंदर, यानी जो रोजगार देने वाली दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर रैंक किया गया है, और इसको रैंक किया इंटरनेशनल साइंस मैगजीन ने। इस कंपनी की जो हेड है वो है किरण मजूमदार शॉ। तो अब आप इसका नाम आसानी से बता सकते हैं। किरण मजूमदार शॉ दुनिया की सबसे ताकतवर लेडीज हैं उनके अंदर इसका नाम आता है। किरण मजूमदार शॉ हैं बायोकॉन की हेड, बायोकॉन की सीईओ हैं किरण मजूमदार शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 3 खिलाड़ी हैं, इनका नाम है धनुष बाबू, विक्रम इंगाल और निखिलेश तबाने। इन्होंने अभी अभी भारत के इतिहास में अपना पहला मेडल जीता है इस खेल के अंदर। इससे पहले इस खेल के अंदर भारत में ने आज तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी मेडल नहीं जीता था। यह पहली बार है कि भारत ने इस खेल में कोई इंटरनेशनल मेडल जीता है। तो ये भारत को गौरव दिलवाया 3 खिलाड़ियों ने, धनुष बाबू, विक्रम इंगल और निखिलेश तबाने। किस खेल की बात हो रही है? किस खेल में इन्होंने इंटरनेशनल मेडल भारत को जितवाया अभी अभी? यह खेल है रोलर स्केटिंग। रोलर स्केटिंग। अ फिशिंग कैट, एक तरह की बिल्ली है जिसको बोलते हैं फिशिंग कैट। इसका साइंटिफिक नेम है प्रियोनेलुरुस विवरेनस। ये जेनरिक नेम है, ये स्पीशीज नेम है। ये आप जानते हैं, ये पद्धति जिसमें 2 नाम हम रखते हैं, ये दिया था कार्लोस लिनियस ने। इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बायोलॉजी के अंदर। आपको बताना है ये जो बिल्ली है ये कहां पर देखी गई। ये क्वेश्चन है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। इस बिल्ली को देखा गया मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर इस बिल्ली को देखा गया। इसका नाम है फिशिंग कैट। और इसे कहां पर देखा गया? जो तट के पास यहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं उसके अंदर देखा गया इस बिल्ली को। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस का इस बार थीम था इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। यह भी आपसे पूछेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? भारत बहुत सारे प्रांतों में बटा हुआ था। भारत के जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, जो भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये सारे प्रांतों को एक किया, इसीलिए इसको बोलते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे। इनका जन्मदिन होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। यह दिन होता है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम में, और इस बार राष्ट्रीय एकता दिवस का थीम था इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सिटीज डे यानी अंतरराष्ट्रीय शहरों का दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है जिससे हम आने वाले समय में शहरों का नवीनीकरण कर सकें, उनको सस्टेनेबल बना सकें, जिससे, क्योंकि ज़्यादातर जो गांव के लोग हैं वो शहरों में पलायन कर रहे हैं, यानी शहरों का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम मनाते हैं वर्ल्ड सिटीज डे। हर साल मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर। इस बार इसका थीम था इंक्लूसिव सिटीज शेयर्ड डेवलपमेंट। इंक्लूसिव सिटीज शेयर्ड डेवलपमेंट। इस बार नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन की मीटिंग हुई। ये पहली मीटिंग हुई नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन की। इसमें जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है उसको लागू करने के ऊपर बातें हुई। इस कमेटी की अध्यक्षता किसने की? इस कमेटी की अध्यक्षता किसने की? इस कमेटी की अध्यक्षता की हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी PK सिन्हा ने। PK सिन्हा। और नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं हमारे NSA अजीत डोवल। अब आपके लिए आज का तीसरा सवाल, अमिताभ कांत और नीति आयोग का क्या संबंध है? आज का तीसरा सवाल है, अमिताभ कांत और नीति आयोग का आपस में क्या संबंध है? आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन ने किस देश के साथ एक एग्रीमेंट किया है ट्रेड के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें लगभग 9000 ऐसे कानून हैं जो हटा दिए जाएंगे जिससे दोनों देशों के बीच में ट्रेड बढ़ाया जा सके, यानी ये देश यूरोप के साथ अच्छे से काफी आसानी से ट्रेड कर पाएगा। ये एग्रीमेंट किया है कनाडा ने। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आंसर है कनाडा। कौन सी संवैधानिक हमारी संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करेगी, जिसका काम है कोऑर्डिनेट करना स्टेट और सेंटर के बीच में, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसे अच्छा करना, उनमें कोऑर्डिनेट करना, सहयोग करवाना। इसको हमारी केंद्र सरकार ने रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया है, यानी इसका पुनर्गठन कर लिया गया है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल की बॉडी की मैं बात कर रहा हूं? यह बॉडी है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल, जिसको हमारे इंटर स्टेट काउंसिल ऑर्डर ऑफ 90 के तहत पुनर्गठन इसका कर लिया गया। और इंटर स्टेट काउंसिल के जो हेड हैं आप जानते हैं, वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। हमारी जो मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री, हमारा जो खेल का मंत्रालय है, उसने कौन सी ऐसी संस्था है या बॉडी है जिसे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर बॉक्सिंग का दर्जा दिया है? यानी अब बॉक्सिंग के लिए हमारे पास कोई नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन नहीं थी, इससे बॉक्सिंग खेल में विकास होगा, पूरे भारत में इसका खेल का विकास होगा। इस एसोसिएशन का नाम है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी BFI। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BFI। इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है, यानी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है, जिसे वीड्स के अंदर ट्रेन किया जाएगा, यानी वीड फार्मिंग, सी वीड फार्मिंग के अंदर ट्रेन किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, तकनीक की सुविधा दी जाएगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा। एमर्जिंग सीवीड फार्मिंग इंडस्ट्री ने कौन से भारत के राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को यह डिसीजन लिया गया सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, इन्हें टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी वीड्स को बढ़ाने की। वीड्स होते हैं खरपतवार जो अपने आप उग जाते हैं हर जगह, उसको बोलते हैं खरपतवार यानी वीड। ये राज्य है अंडमान, ये केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान। इनमें से कौन सी संस्था है जिसने कॉमन सर्विस सेंटर को ज्वाइन कर लिया है? कॉमन सर्विस सेंटर क्या होता है? कॉमन सर्विस सेंटर एक नेटवर्क है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी चैनल है, और इससे ये जो रूरल एरियाज हैं, ये ब्रॉडबैंड से काम करता है, इंटरनेट से काम करता है। रूरल एरियाज में भी हम अपनी सुविधाएं पहुंचा सकते हैं कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा, और हमारे जो बैंक हैं उन्हें भी जोड़ा जा रहा है कॉमन सर्विस सेंटर से। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने आप को कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ लिया है? और इसके लिए इसने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ, यानी CSC SPV के साथ। ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोविडेंट फंड लागू करती है। इसका नाम है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी EPFO। EPFO ने ज्वाइन कर लिया है कॉमन सर्विसेज सेंटर का प्रोग्राम। इनमें से कौन सा देश है जो अपने सारे रासायनिक हथियार यानी केमिकल वेपन्स को खत्म कर देगा 2017 तक? इस देश ने कहा है कि ये इसके पास 40,000 ऐसे केमिकल्स वेपन हैं जो इसके पास हैं, लेकिन क्योंकि इसने कन्वेंशन, जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है CWC, वो साइन की थी 1993 में, तो अब ये कंट्रोल करेगा और अपने सारे रासायनिक हथियार खत्म कर देगा। ये देश कौन सा है? ये देश है रशिया। रशिया ने अभी अभी एक मिसाइल का लॉन्च करा है जिसका नाम है सैटर्न 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है, ये पूरे अमेरिका को चुटकियों में खत्म कर सकती है। इसका नाम है सैटर्न 2। इनमें से कौन से दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए? यानी जो ऑडियो और विजुअल उसकी धरोहर है, उसके लिए एक दिन रखा है हमने, अंतर्राष्ट्रीय दिवस रखा है। ये किस दिन मनाया जाता है? ये दिन है, हर साल मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर। इस बार इसका जो थीम था वो था इट्स योर स्टोरी डोंट लूज इट। ये आपकी कहानी है, इसे मत खोइए। इट्स योर स्टोरी डोंट लूज इट, ये था थीम इस बार वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज का, 27 अक्टूबर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर, एम्बेसडर एक ही बात है, दोनों शब्द इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो। कुछ कंट्रीज में हम हाई कमिश्नर कहते हैं जैसे पाकिस्तान एक्सेट्रा, कुछ में हम कहते हैं एम्बेसडर जैसे USA। तो इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर कौन होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए? ये कौन से इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं? इनका नाम है
ये हमारे अभी एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, इनका नाम है डॉक्टर अजय गोंडाने, डॉक्टर अजय गोंडाने। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया क्योंकि वहां की संसद ने इनकी ताकत बढ़ाने का डिसीजन कैंसिल कर दिया। यानी एक इन्होंने वहां विधेयक डाला था कि इनकी जो ताकतें हैं वो बढ़ा दी जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोविजन डाला था, लेकिन वहां की संसद ने रिजेक्ट कर दिया। इस बात से नाराज होकर इस देश के प्रधानमंत्री ने, किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपना रिजिग्नेशन दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सोरोनबाई जीनबेकोव, सोरोनबाई जीनबेकोव। इनमें से भारत के कौन से राज्य की सरकार है जिसने 40,000 मैट्रिक टन चावल खरीदने का निर्णय लिया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, जिससे इस राज्य के किसानों की सहायता की जा सके, खासकर वो किसान जो बाढ़ से, फ्लड से अफेक्टेड है, जो बाढ़ से परेशान है, जो इस प्राकृतिक आपदा से परेशान है, उनकी सहायता करने के लिए सरकार इनसे 40,000 मैट्रिक टन चावल खरीदेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। ये डिसीजन कौन सी सरकार ने लिया है? ये डिसीजन लिया है असम की सरकार ने, असम गवर्नमेंट। असम में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार को कहा है, केंद्र सरकार को, कि वो 795 करोड़ रुपए का जो बीमा है उसे सेटल कर दें इस प्रदेश के फार्मर्स के लिए, इस राज्य के किसानों के लिए केंद्र सरकार पर बकाया है 795 करोड़ रुपए। ये जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसके अंदर ये बकाया है धन, और ये किसान एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, और ये वो रिलीज कर दें जिससे किसानों की मदद की जा सके। ये कहा है केंद्र सरकार को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। नवीन पटनायक हैं बीजू जनता दल पार्टी के, बीजेडी। भारत ने इनमें से कौन से देश के साथ 3 अनुबंध किए हैं, एग्रीमेंट किए हैं? एक है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन के ऊपर, जिसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। दूसरा है खेलकूद में आपसी सहयोग के लिए, और तीसरा है खाद्य सुरक्षा के लिए, फूड सेफ्टी में आपसी सहयोग के लिए। तो ये 3 फील्ड के अंदर भारत ने कौन से देश के साथ अनुबंध किए हैं? ये देश है, इसके प्रधानमंत्री जॉन की अभी अभी भारत आए थे अपनी 3 दिवसीय यात्रा पे। इस देश का नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की आए और ये एग्रीमेंट साइन हुआ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की के बीच में। इनमें से कौन सी हमारी मिनिस्ट्री है, हमारा मंत्रालय है, केंद्र मंत्रालय, जिसने 2 स्कीम किसानों के लिए लॉन्च करी है? एक तो है बायोटेक किसान और दूसरी है कैटल जीनोमिक्स। कौन सी मिनिस्ट्री ने ये 2 स्कीम लॉन्च की हैं? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एचआरडी या इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। ये दोनों स्कीम लॉन्च की हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। और मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है? राधा मोहन सिंह। एल नरसिम्हा रेड्डी कमेटी क्यों बनाई गई है सरकार द्वारा? सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, एल नरसिम्हा कमेटी। इसमें एक ही व्यक्ति होंगे और वो है एल नरसिम्हा रेड्डी। एल नरसिम्हा रेड्डी कौन है? नरसिम्हा रेड्डी पटना हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं। ये कमेटी क्यों बनाई गई है? ये कमेटी 1 रैंक 1 पेंशन, जो हमारे जो सोल्जर हैं, रिटायर्ड सोल्जर, उनके लिए जो 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम है उसको लागू करने के लिए बनाई गई है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन, एल नरसिम्हा रेड्डी कमेटी। भारत के जो नूतन जो कंपनी है, नूतन उद्योग हैं, स्टार्टअप्स जिन्हें बोलते हैं, वो अब वो उनका जो नंबर है वो दुगना से भी ज़्यादा हो जाएगा, 2.2 टाइम्स बढ़ जाएंगे 2020 तक। आप जानते हैं आजकल ये फैशन से चला हुआ है, हर कोई अपनी नई कंपनी शुरू कर रहा है जिससे वेल्थ क्रिएशन की जा सके, और सरकार भी इसमें सहयोग दे रही है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस तरह की स्कीम्स लगाकर। तो आपको बताना है भारत के जो स्टार्टअप्स हैं उनका नंबर कितना हो जाएगा 2020 तक। ये जो डेटा दिया है, ये दिया है नेस्कॉम और जिनोव ने मिलकर। ये इन्होंने रिपोर्ट दी जिसका नाम है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम मैच्योरिंग 2016। इस रिपोर्ट को दिया नेस्कॉम और जिनोव ने मिलकर। इसके हिसाब से भारत के उद्योग, नूतन उद्योग, नवीन उद्योगों का नंबर बढ़ के दुगने से भी ज्यादा हो जाएगा 2020 तक। तो ये नंबर कितना हो जाएगा, कितना एक्सपेक्ट किया है इन्होंने? ये नंबर हो जाएगा 10,500, 10,500 2020 तक। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने इंस्टा सर्विस लॉन्च की है? इंस्टा सर्विस से जो केवाईसी नॉर्म्स हैं, यानी केवाईसी नो योर कस्टमर के डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करने पड़ते हैं, अपने जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, चाहे आधार कार्ड हो चाहे कोई भी हो, उसकी आप सिर्फ फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं स्कैन करके। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। यानी जो वेरिफिकेशन प्रोसेसेस हैं, केवाईसी नॉर्म्स के जो प्रोसेस हैं, बहुत आसान कर दिए गए हैं इंस्टा सर्विस को लॉन्च करके। कौन से बैंक ने लॉन्च की है इंस्टा सर्विस? इंस्टा सर्विस लॉन्च की है एक्सिस बैंक ने, एक्सिस बैंक विच इज अ प्राइवेट बैंक। राज बेगम का निधन हो गया। इनका संबंध कौन से फील्ड से था? अगर आप थोड़ा भी म्यूजिक सुनते हैं तो राज बेगम को जम्मू कश्मीर की कोकिला कहा जाता था।
जम्मू कश्मीर की, इतना अच्छा, इतना मधुर गाती थी, इनको जम्मू कश्मीर की कोकिला कहा जाता था। शी वॉज द नाइटिंगेल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इनका सिंगल है, इनका जो संबंध है वो है गायन से, सिंगिंग से। आंसर है गायन, और ये जम्मू कश्मीर की थी। हमारी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, हमारा जो खाद्य मंत्रालय है, उसने एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी क्या करेगी? ये कमेटी बर्ड फ्लू जो फैल रहा है उससे निपटने में उसके ऊपर काम करेगी, उसको मॉनिटर करेगी, उसका निरीक्षण करेगी कि बर्ड फ्लू से कैसे निपटा जाए, और स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी रिपोर्ट देगी, जिससे जो बर्ड फ्लू है, एवियन इन्फ्लुएंजा, उससे निजात पाई जा सके। इस कमेटी का नाम क्या है? ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बनाई है, और इस कमेटी का नाम रखा गया है, ये एक डॉक्टर हैं इस कमेटी में, इसके अध्यक्ष डॉक्टर मुनियालप्पा कमेटी, डॉक्टर मुनियालप्पा कमेटी। इनमें से भारत के किस उद्योगपति को, पूंजीपति को ग्लोबल सिस्टम मोबाइल एसोसिएशन यानी जीएसएमए का चेयरमैन बनाया गया है 2 साल के लिए? ये एक ग्लोबल टेलीकॉम कंपनी है, बॉडी है, इसका नाम है जीएसएमए यानी ग्लोबल सिस्टम मोबाइल एसोसिएशन। इसमें भारत के कौन से बहुत धनी व्यक्ति हैं जो इसकी अध्यक्षता करेंगे, इसके चेयरमैन होंगे? इनका नाम है सुनील मित्तल। और सुनील मित्तल कौन है? सुनील मित्तल एयरटेल कंपनी के मालिक हैं, भारतीय एंटरप्राइजेस के चीफ हैं सुनील मित्तल। इनमें से भारत का कौन सा ऐसा प्राइवेट बैंक है जिन्होंने एक अपनी पैसों के हस्तांतरण के लिए यानी मनी ट्रांसफर के लिए एक पॉलिसी लॉन्च करी है, एक स्कीम लॉन्च करी है, जिसका नाम है मनी टू इंडिया यूरोप? और ये मनी टू इंडिया यूरोप 3 देशों में लॉन्च किया गया। जैसे 3 देश हैं, वैसे नाम याद रखने जरूरी नहीं है, लेकिन स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्वीडन जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, डेनमार्क जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है, और नॉर्वे जिसकी राजधानी ओस्लो है। तीनों छोटे छोटे देश हैं, बहुत ही खुशहाल देश हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं इन्हें। इन 3 देशों के अंदर ही सुविधा स्टार्ट की, मनी टू इंडिया यूरोप। इससे पैसों का आसानी से हस्तांतरण हो पाएगा, और टोटल कंट्रीज जिसमें अभी ये स्कीम काम कर रही है इस बैंक की 20 हो गए हैं। तो 3 अभी और 17 पहले थे, टोटल 20 हो गए हैं। ये स्कीम स्टार्ट की इस बैंक की लंदन की शाखा ने, यूके की शाखा ने। ये बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, और आईसीआईसीआई बैंक की जो हेड है उनका नाम है चंदा कोचर, चंदा कोचर। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जनरल असेंबली है, उसकी एक कमेटी है जिसने दुनिया में किस तरह के हथियारों को कम करने के लिए एक जो बिल है वो डाला है। यानी इस कमेटी में एक बिल डाला गया, जनरल असेंबली की कमेटी द्वारा एक बिल डाला गया, जो 123 लोगों कंट्रीज ने कहा यस और 38 कंट्रीज ने कहा नो। यानी ज्यादातर कंट्रीज चाहते हैं कि किस तरह के हथियार दुनिया से खत्म कर देने जाने चाहिए या उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये हथियार हैं न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर बम। और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो न्यूक्लियर बम का शिकार हुए हैं। जैसे आपको याद होगा द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम मारा था अमेरिका ने, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, और वो आज भी भुगत रहा है। तो जापान बहुत आगे था इस चीज़ के अंदर। जापान चाहता है कि न्यूक्लियर बम पे रोक लग जाए। लेकिन आप जानते हैं कि 5 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर हैं, उनमें से 4 ने कहा नो, और चाइना ने कहा कि मैं वोट नहीं डालूंगा। यानी चाइना एब्सेंट हो गया वोटिंग में, और बाकी 4 ने कहा नो। यानी जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो कुछ और चाहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर एक बहुत ही मशहूर पुस्तकालय है जो भारत की सरकार ने रेनोवेट किया और अभी अभी उसका विमोचन किया, उद्घाटन किया। ये कहाँ पर है? रविंद्रनाथ टैगोर मेमोरियल लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर। लगभग इसे $38 मिलियन, यानी आप इसे लगभग कह सकते हैं लगभग 200 करोड़ रुपए लगाकर इसको इनोग्रेट किया गया, इसको बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया, इसको रेनोवेट किया गया, और फिर इसका इनोग्रेशन किया गया। कौन से देश के अंदर ये किया? ये किया श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के अंदर। और इसको वहाँ के हमारे जो हाई कमिश्नर है श्रीलंका में, मिस्टर वाई के सिन्हा, उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया। 2 याजिडी वुमेन हैं जो कर्डिश आप इन्हें कह सकते हैं। ये अपनी जो आतंकवादी संगठन है आइसिस, वहां से जान बचाकर भाग गई क्योंकि इनका यौन शोषण वहां पे होता वरना। और इनको दिया गया है सखारोव प्राइज। इनकी बहादुरी के लिए, इनके सम्मान के लिए इन्हें दिया गया है सखारोव प्राइज। इन 2 यंग इराकी महिलाओं का क्या नाम है जो यौन उत्पीड़न से बच गई क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी संगठन के चंगुल से भाग गई अपनी जान बचाकर? इनका नाम क्या है? इनका नाम है नादिया मुराद और लामिया अजीब अशार। नादिया मुराद और लामिया अजीब अशार, इनको मिला है मानवाधिकारों के लिए सखारोव प्राइज, ह्यूमन वैल्यूज के लिए सखारोव प्राइज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने कहा है कि जो विधवाएं हैं और तलाकशुदा महिलाएं हैं, यानी कि जो विडो हैं और डाइवोर्स वुमेन हैं, उनकी जो अपर लिमिट है जॉब्स के अंदर वो कैंसिल कर दी जाएगी?
यानी अगर ये काम करना चाहती हैं तो कोई आयु की इनके ऊपर बॉन्डेज नहीं है, ये अप्लाई कर सकती हैं जॉब्स के अंदर। पहले इस राज्य के अंदर सरकारी नौकरियों में अपर लिमिट होती थी, यानी विधवाएं और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं वो एक एज के बाद काम नहीं कर सकती थी, लेकिन अब ये अपर लिमिट हटा दी इस राज्य के मुख्यमंत्री ने, जिनका नाम है अखिलेश यादव। यानी ये किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपना पहला आयुर्वेद दिवस मनाएगा, नेशनल आयुर्वेद दिवस मनाएगा अपना पहला। और आयुर्वेद दिवस कौन मनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, योगा, हमारे जितने भी होम्योपैथी, जो भी हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उनके लिए एक अलग मिनिस्ट्री बना दी गई है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका नाम है श्रीपद येस्सो नायक। श्रीपद येस्सो नायक। आपको बताना है कि हमारा पहला आयुर्वेदिक दिवस हम कब मनाएंगे? हम मनाएंगे 2016 में, इसी साल मनाया भी गया, इनफैक्ट ऑलरेडी मनाया गया। और ये किस दिन मनाया गया? ये मनाया गया 28 अक्टूबर को। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इस बार जरूर पूछा जाएगा। और ये क्यों 28 अक्टूबर ही क्यों, कोई और दिन क्यों नहीं? क्योंकि इस दिन जन्मदिन होता है धन्वंतरी का। और धन्वंतरी कौन है? अगर आपने हमारे वेद पुराण पढ़े हो तो धन्वंतरी को कहा जाता है मेडिसिन का गॉड, गॉड ऑफ मेडिसिन। और पूरी दुनिया में इन्हें मानते हैं गॉड ऑफ मेडिसिन। हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, एक तो धन्वंतरी हैं और एक है सुश्रुता। सुश्रुता इनको कहा जाता है सर्जरी का फादर, फादर ऑफ सर्जरी। ये उस टाइम में सर्जरी किया करते थे जब दुनिया में कुछ भी नहीं था। और ये राइनोप्लास्टी के लिए जाने जाते थे, यानी जो नाक की सर्जरी होती है उसके लिए जाने जाते थे, नोज की सर्जरी के लिए। तो आंसर है धन्वंतरी का जन्मदिन जिस दिन होता है अक्टूबर 28 को, हम मनाएंगे अपना पहला नेशनल आयुर्वेदिक दिवस। इनमें से केंद्र सरकार क्या इनमें से बना रही है? क्या इनमें से हमारी केंद्र सरकार बना रही है जिससे जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बड़ी आसानी से और सुरक्षात्मक ढंग से वेरीफाई किए जा सकेंगे, डिपॉजिट किए जा सकेंगे, उनको रिट्रीव भी किया जा सकेगा। यानी एक तरह की रेपोजिटरी बनाई जा रही है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स के जितने भी सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है, ये सब डाले जाएंगे इसके अंदर, जिससे इनको आसानी से रिट्रीव किया जा सके, जरूरत पड़ने पर इनको डिजिटल बनाया जा सके। इसके लिए क्या चीज़ बना रही है हमारी केंद्र सरकार? इसके लिए बना रही है नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी, जिसको बोलते हैं एनएडी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डायबिटीज से निपटने के लिए एक कैंपेन चलाया है, एक स्कीम, एक मिशन लॉन्च करा है। इस मिशन का नाम क्या है? डायबिटीज को आयुर्वेद से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपने स्वामी रामदेव के वीडियोस देखे हो तो उनमें वो बताते हैं मधुनाशिनी और कई ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जिनसे मधुमेह पर छुटकारा पाया जा सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसका प्रचार करना चाहता है। इसके लिए एक मिशन शुरू किया है। इस मिशन का नाम क्या रखा है? मिशन मधुमेह, मिशन डायबिटीज, मिशन शुगर या मिशन नो शुगर? इसका नाम रखा है मिशन मधुमेह। मधुमेह वैसे हिंदी में बोलते हैं डायबिटीज को। इनमें से कौन से बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2016 का फ्रेंच ओपन बैडमिंटन खिताब मेंस कैटेगरी में एकल खिताब सिंगल्स जीत लिया है? इन्होंने भारत के एचएस प्रणॉय को हराया फाइनल में। इन खिलाड़ी का नाम है चो तिएन चेन। चो तिएन चेन। इन्होंने जीत लिया फ्रेंच ओपन। और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया भारत के एचएस प्रणॉय को। तो आंसर है चो तिएन चेन। भारत ने इनमें से कौन से देश के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है? यानी इन दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है, आपसी व्यापार, वो अब काफी आसानी से हो पाएगा। इसके लिए कदम उठाए गए हैं। कौन से देश के साथ भारत ने ये एग्रीमेंट साइन किया है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने साइन किया है भूटान के साथ। यस, भूटान की राजधानी है थिम्पू। हमारा पड़ोसी देश है और विश्व का सबसे खुशहाल देशों में आता है भूटान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो स्टार्टअप्स हैं, यानी कि जो नई कंपनियां हैं, नए उद्योग हैं, वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कर सकते हैं। एक साल के अंदर कितनी कर सकते हैं? क्या लिमिट लगाई है उसके ऊपर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिमिट लगाई है $3 मिलियन। अब आपसे एक बड़ा अच्छा सवाल पूछता हूं, अगर पैसा रेज कर सकते हैं तो फिर एफडीआई और ईसीबी में क्या फ़र्क है? मेरा सवाल ये है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, इसमें क्या फ़र्क है? ये आपको, चलिए मैं बता देता हूँ, ये आप शायद बता नहीं पाएंगे। एफडीआई होता है जब कोई विदेशी कंपनी भारत की किसी कंपनी में पैसा लगाएगी लेकिन बदले में उसका कुछ स्टेक खरीद लेगी। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है एबीसी और भारत की कोई कंपनी है, उसके अंदर उसने 10% हिस्सा खरीद लिया और उसके बदले में उसमें धन लगा दिया, उसको धन दे दिया, तो वो एफडीआई है। और इक्विटी के अलावा, यानी स्टॉक या शेयर खरीदने या इक्विटी के अलावा किसी भी और चीज़ में धन अगर कंपनी लगाती है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये फ़र्क है एफडीआई और ईसीबी के अंदर। फाइनेंशियल अवेयरनेस पे अपनी एक आंख जरूर रखिए। फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप
बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जापान के वो युवराज कौन से हैं जिनका अभी अभी निधन हो गया? 100 साल के थे ये, और वैसे भी जो जापानी लोग हैं बहुत ज़्यादा जीते हैं। आप जानते हैं कि जो जापान के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी जापान के लोग सबसे ज़्यादा उम्र तक जीते हैं। तो जापान के कौन से युवराज हैं जो 100 साल की उम्र में इनका भी अभी निधन हुआ है 27 अक्टूबर को? और जापान के जो एम्परर हैं अकिहितो, उनके ये अंकल थे, उनके अंकल थे, पर क्योंकि ये जो लीनिएज में 5वें नंबर पे थे तो ये किंग नहीं बन पाए थे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रिंस मिकासा, प्रिंस मिकासा। और ये रॉयल फैमिली के थे, और दुनिया के किसी भी रॉयल फैमिली के सबसे बूढ़े मेंबर थे ये। इनकी उम्र है 100 वर्ष। एक नई ट्रेन स्टार्ट की गई है उत्तर प्रदेश में अभी अभी। ये हमारे रेलवे मिनिस्टर जो हैं सुरेश प्रभु, उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई वेब कैम के थ्रू, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ये खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रत्यक्ष ना सही लेकिन परोक्ष रूप में ये वहाँ पे मौजूद थे। तो उत्तर प्रदेश में किन 2 स्टेशन के बीच में नई ट्रेन स्टार्ट की गई है? उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कोई नहीं, मैंने कवर कर लिया है। ये स्टेशन है आनंद विहार से बलिया। आनंद विहार से बलिया तक ये ट्रेन स्टार्ट की गई है। उत्तर प्रदेश में पहला अमृत फार्मेसी आउटलेट कहां पर खोला जाएगा? अमृत फार्मेसी आउटलेट है, सरकार द्वारा स्कीम चलाई है जिसका नाम है अमृत। कोई नई स्कीम नहीं है, काफी इसको टाइम हो गया है। अमृत स्कीम क्या है? इसमें जो दवाइयां हैं वो सस्ते दामों पर दी जाएंगी अमृत फार्मेसी आउटलेट्स द्वारा। अमृत जो दवाई की दुकान है उन पे, इसके लिए पहला अमृत फार्मेसी आउटलेट खोला गया उत्तर प्रदेश में। कहां पर खोला गया आपको बताना है। पहला अमृत जो फार्मेसी आउटलेट है वो कहां पर खोला गया? ये खोला गया वाराणसी के अंदर। आंसर है वाराणसी। और लगभग 300 फार्मेसी अमृत आउटलेट खोले जाएंगे और देश के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। इस पे डिस्काउंट मिलता है दवाइयों पे 60 से 70% अमृत फार्मेसी स्टोर के अंदर, गरीब लोगों के लिए किया गया है। इनमें से कौन सा राज्य है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, इनमें से भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो दूसरा ऐसा राज्य बना जहां पर ओपन डिफिकेशन फ्री कर दिया गया है? ओपन डिफिकेशन नहीं होगा इस राज्य में अब। ओपन डिफिकेशन क्या होता है? ओपन डिफिकेशन होता है जब आप खुले के अंदर शौचालय जाते हैं, जब टॉयलेट्स नहीं होते तो लोग पटरियों पे या जंगल में या खुले में शौचालय जाते हैं अपने खेतों में, उसको बोलते हैं ओपन डिफिकेशन। इससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, रोग फैलते हैं। भारत के 50% लोग लगभग ऐसे हैं जो ओपन डिफिकेशन करते हैं। और पहला जो राज्य बना जो ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित कर दिया था वो था सिक्किम, यानी सिक्किम में कोई भी अब खुले में शौचालय नहीं जाता। और ये दूसरा राज्य बना है, इस राज्य का नाम क्या है? इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल, किस देश में जो ऐसे सिपाही जो सोल्जर, इस देश के जो सोल्जर जो 9000 फीट की ऊंचाई से ज्यादा पर देश की रक्षा करते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए एक अवार्ड शुरू किया गया है जिसको बोलते हैं हाई ऑल्टीट्यूड मेडल। अगर ये सैनिक 9000 फीट से ऊंचाई पे या उससे ज़्यादा की ऊंचाई पे देश की रक्षा कर रहे हैं तो इनको विशेष सम्मान दिया जाएगा, हाई ऑल्टीट्यूड मेडल दिया जाएगा, जिससे इनके जो ब्रेवरी है, इनकी जो गैलेंट्री है, उसे रिकॉग्नाइज किया जा सके। कौन से देश ने ये डिसीजन लिया है कि वो सम्मानित करेगा हाई ऑल्टीट्यूड मेडल देकर? ये अनाउंस किया हमारे गृह मंत्री ने, राजनाथ सिंह ने, यानी ये डिसीजन लिया है भारत की सरकार ने। बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसीजन है ये कि जो हमारे बॉर्डर गार्डिंग ट्रूप्स हैं, जैसे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, वो भी बहुत ऊंचाई पे रहती है। सियाचिन है, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं हमारे जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, जहाँ पे जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा हार्श होता है। एक नया इंडेक्स आया है जिसको बोलते हैं न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें भारत का क्या स्थान है? इसको कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट ने कंपाइल किया है। इस इंडेक्स को दिया है कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट ने, न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अंदर भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान बहुत ही पुअर है, 133। 133 कितने देशों में? 187 कंट्रीज में। जो हमारे पड़ोसी हैं उनका देख लेते हैं। नेपाल 77 नंबर पे, हमसे बहुत अच्छा है। भूटान 69 और श्रीलंका 31, यानी भारत अब आप देख सकते हैं कितना पीछे है। इनमें से कौन से 2 देश हैं जिन्हें यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर बना लिया गया है? 2 ही पोजीशन थी जो वैकेंट थी और वोटिंग हुई, वोटिंग के अंदर इन 2 देशों को चुन लिया गया। ये 2 देश कौन से हैं? ये 2 देश हैं क्रोएशिया और हंगरी। क्रोएशिया यूरोप का देश है, इसकी राजधानी है ज़ैग्रेब, और हंगरी की राजधानी है बुदापेस्ट। ये भी यूरोप का छोटा सा देश है। और इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये नहीं है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है रशिया इसका मेंबर बनना चाहता था पर इसको मना कर दिया, इसको वोटिंग में पछाड़ दिया बाकी देशों ने। रशिया के ऊपर मानवाधिकारों के हनन के वो हैं आरोप हैं, यानी ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस के आरोप हैं, तो रशिया मेंबर नहीं बन पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और एक बात और बता देता हूँ आपको, रशिया पहला ऐसा देश है जो परमानेंट मेंबर होने के बाद इसका मेंबर नहीं बन पाया। यानी रशिया आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, उसके बावजूद नहीं बन पाया यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर।
तो कौन से देश बन गए? क्रोएशिया और हंगरी। अगला सवाल, विश्व बैंक ने वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में, और इसके प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम। ये मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं हर वीडियो में, जिससे आपको आधी इन्फॉर्मेशन तो ऐसे ही याद हो जाती है, तो 50% जीके क्वेश्चन आप ऐसे ही कर देते हो। वर्ल्ड बैंक ने जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, यानी जो समलैंगिक हैं, लेस्बियन है, गे हैं, यानी जो बाइसेक्सुअल हैं, जो दोनों लिंग रखते हैं, या जो ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर होता है जो अपना लिंग बदल लेता है, मेल है तो फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, फीमेल है तो मेल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं विपरीत लिंग व्यवहार उत्सुक। यानी जो दूसरा, जैसे अगर कोई मेल है वो फीमेल बनना चाहता है, तो यानी विपरीत लिंग व्यवहार उत्सुक, वो दूसरे लिंग जैसा बिहेव करना चाहता है, उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। या जो इंटरसेक्स कपल है, उनके हक के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, यानी वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है एलजीबीटी को, तो इसके लिए इन्हें एडवाइजर चुना है अपना पहला। कौन है ये एडवाइजर? किसको बनाया है अपना पहला एडवाइजर वर्ल्ड बैंक ने एलजीबीटी इश्यूज को प्रमोट करने के लिए? ये बनाया है इन्होंने क्लिफ्टन कॉट्जी को, क्लिफ्टन कॉट्जी को। अगला सवाल, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक के ऊपर ही है ये सवाल भी। वर्ल्ड बैंक का नया चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? और ये रिप्लेस करेगा बैंक के पुराने चीफ एग्जीक्यूटिव को। जो वर्ल्ड बैंक के सीईओ कौन थे पहले? श्री मुलियानी, इनको अब रिप्लेस करेगा नया वर्ल्ड बैंक का सीईओ। और वर्ल्ड बैंक का नया चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बना है? ये बनी है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। और ये रिपोर्ट करेंगी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को डायरेक्टली, जिनका नाम है जिम योंग किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने इनमें से कौन से देश के साथ एक अनुबंध किया है प्रिजनर्स के लिए, यानी जो कैदी हैं उनके लिए? पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं और फिर मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। ये देश है एस्टोनिया, छोटा सा देश है एस्टोनिया, रशिया के बिल्कुल पास है, रशिया का नेबर है एस्टोनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बहुत सारे देश हैं जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे, फिर यूएसएसआर कोलैप्स हो गया 91 में, तभी अलग अलग देश बन गए, छोटे छोटे देश हैं। एस्टोनिया जो देश है, इसके साथ भारत ने क्या एग्रीमेंट साइन किया है? ये एग्रीमेंट ये है कि अगर मान लीजिए कोई एस्टोनिया का कैदी भारत की जेल में सड़ रहा है, या इंडिया का कैदी एस्टोनिया की जेल में है, तो ये अब एस्टोनिया की बजाय भारत में अपनी बाकी सजा पूरी कर सकता है अपने परिवार के साथ। यानी दोनों देशों में एक ये सहयोग है प्रिजनर्स को लेके। जो कैदी हैं, अगर एक दूसरे देश के कैदी एक दूसरे देशों में हैं, तो अपने अपने देश में ही अपनी सजा पूरी कर सकते हैं, बजाय घर से दूर रह के। ये एग्रीमेंट साइन किया है भारत और एस्टोनिया ने, आपस में एग्रीमेंट किया है। वो भारत की कौन सी डॉक्यूमेंट्री पिक्चर है जिसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है? कहां पर? इजिप्ट के अंदर हुआ छठा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इजिप्ट की राजधानी है केरो, केरो के अंदर ये हुआ। यहां पर कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री को मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड? ये डॉक्यूमेंट्री है, इसका नाम है डॉटर्स ऑफ मदर इंडिया, डॉटर्स ऑफ मदर इंडिया। और इसको ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये जेंडर वायलेंस के ऊपर है, यानी कि जो भारत की जो वुमेन हैं उन पे किस तरह से वो पीड़न का शिकार होती हैं, उत्पीड़न का शिकार होती हैं, चाहे वो यौन उत्पीड़न हो, शारीरिक उत्पीड़न हो, उसका शिकार होती हैं, उसके ऊपर है डॉटर्स ऑफ मदर इंडिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है हमारी सरकार ने, वो ये कि जितने भी बेनामी ट्रांसैक्शन हैं उनको बेनामी ट्रांसैक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2016 ये लागू हो गया है। और जो बेनामी एक्ट है वो लागू हो जाएगा। बेनामी एक्ट क्या होता है? यानी अगर किसी व्यक्ति के नाम पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है एक झूठे नाम पर, तो वो सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी, उसके सारे जो एसेट्स हैं वो सीज कर लिए जाएंगे, कन्फिस्केट कर लिए जाएंगे। सरकार को ये ताकत दी है इस एक्ट ने। इसको बोलते हैं बेनामी एक्ट। बेनामी नाम से पता चल रहा है इसका कोई नाम ना हो, तो जो फर्जी जो प्रॉपर्टी ओनर हैं, फर्जी जिनके पास एसेट्स हैं, वो सब सरकार कब्जा कर लेगी। क्या तारीख रखी है? बेनामी एक्ट कब से लागू किया जाएगा? ये लागू किया जाएगा आज से ही, यानी 1 नवंबर 2016 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एमएमटीसी के साथ एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? ये बैंक सोने के सिक्के बेचेगा, 5 ग्राम के, 10 ग्राम के और 20 ग्राम के। ये एकदम प्योर सिक्के होंगे, एकदम 24 कैरेट। ये सिक्के बेचेगा और इसके लिए इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। ये बैंक कौन सा है? ये बैंक है आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक। इनमें से हमारा जो लेबर मिनिस्ट्री है, उसने कहा है कि जो सी क्लास टाउन है उनमें अनस्किल्ड एग्रीकल्चरल लेबर को हर दिन कम से कम कितने रुपए की दिहाड़ी रोज दी जाएगी 1 नवंबर 2016 से। यानी अब जो इन वर्कर्स को हायर करते हैं वो कानूनी तौर पर प्रतिबद्ध हैं, बाध्य हैं कि उन्हें इतनी दिहाड़ी रोज देनी पड़ेगी। सी क्लास टाउन में अगर कोई एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र में मजदूर है तो उसे रोज कितनी दिहाड़ी देनी पड़ेगी। अब ये डिसीजन लिया हमारी लेबर मिनिस्ट्री ने।
ये रकम रखी गई है 350, यानी मजदूर को 350 रुपये हर रोज देनी ही पड़ेगी इतनी मजदूरी। अगला सवाल, भारत का 47वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां पर होगा? 47th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां पर होगा? इतना ही नहीं, इसमें जो पहली पिक्चर दिखाई जाएगी वो भी डिसाइड हो गई है। उस फिल्म का नाम है इष्टि, ISHTI। ये संस्कृत की पिक्चर है, संस्कृत भाषा की पिक्चर है। इष्टि, इष्टि पहली पिक्चर होगी जो दिखाई जाएगी। 47th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भारत का होगा गोवा में। आंसर इज गोवा। शशिकला काकोडकर, इनका भी अभी निधन हो गया। ये कौन से फील्ड से एसोसिएटेड थी? शशिकला काकोडकर। शशिकला काकोडकर गोवा की दूसरी मुख्यमंत्री थी और आज तक की अकेली महिला मुख्यमंत्री रही है गोवा की। तो आंसर है पॉलिटिक्स। गोवा की मुख्यमंत्री थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये गोवा के जो पहले मुख्यमंत्री थे दयानंद बंडोडकर, उनकी बेटी हैं ये शशिकला काकोडकर। इनमें से कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग ने? और ये जो ऐप है, ये जो अपॉइंटमेंट होते हैं, जो भी बहाली होती हैं, उनमें मदद करेगी, उनमें पारदर्शिता लाएगी। इस ऐप का नाम क्या रखा है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग ने? इसका नाम रखा है एम्प्लॉयज ऑनलाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईओ, शॉर्ट में ईओ, एम्प्लॉयज ऑनलाइन। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जवान वो कौन है जिसने अपनी सैलरी डोनेट कर दी हिमाचल प्रदेश के गांव में, जिससे इसको ओपन डिफिकेशन फ्री बनाया जा सके? अपनी पूरी सैलरी इसने डोनेट कर दी और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इनकी तारीफ की। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के जवान हैं, इन्होंने अपनी जो वेज है, सैलरी है, उसको डोनेट किया हिमाचल प्रदेश के गांव को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाने के लिए। इनका नाम क्या है? इनका नाम है विकास ठाकुर। विकास ठाकुर। स्पेन के वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जो दोबारा स्पेन के प्रधानमंत्री बन गए? स्पेन के कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, पहले भी प्रधानमंत्री थे, अब दोबारा पावर में आ गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मारियानो राजोय। मारियानो राजोय। नेक्स्ट, ओपेक, यानी जो तेल एक्सपोर्ट करते हैं वो कंट्री का संगठन है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और जो नॉन मेंबर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, यानी जो तेल बेचते हैं लेकिन ओपेक का हिस्सा नहीं है, जैसे रशिया, रशिया ओपेक का हिस्सा नहीं है। तो इन देशों की मीटिंग हुई है, इन्होंने ये डिसाइड करा है कि जो उत्पादन है उसको कम करेंगे, प्रोडक्शन को कम करेंगे। प्रोडक्शन कम होगा तो मार्केट में तेल की शॉर्टेज होगी, जिससे प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि तेल के प्राइस पिछले 2 साल से लगातार कम होते जा रहे हैं। ये डिसीजन लिया गया इस मीटिंग के अंदर। ये मीटिंग कहां पर हुई थी? ओपेक और नॉन मेंबर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री की मीटिंग किस देश में हुई? ये हुई ऑस्ट्रिया में। जर्मनी का पड़ोसी देश है ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी है वियना। तो वियना के अंदर ये मीटिंग हुई। कौन सा बैंक है जो 6,000 करोड़ रुपए रेज करेगा, उठाएगा मार्केट से बॉन्ड इशू करके अपने बिजनेस को फैलाने के लिए? ये डिसीजन कौन से बैंक ने लिया है? मार्केट में 6,000 करोड़ रुपए डेट इंस्ट्रूमेंट्स को लॉन्च करेगा और बॉन्ड इशू करेगा, और बॉन्ड होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट। तो ये बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक बहुत भारी लॉस में है। आज तक के भारत के इतिहास में इतना नुकसान किसी बैंक ने नहीं दिया 3 महीने में जितना पंजाब नेशनल बैंक ने दिया है। लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस दिया इन्होंने, पंजाब नेशनल बैंक ने। सेबी, सेबी ने कितने ऐसे फर्म हैं जिन्हें कहा है कि वो इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाएं, क्योंकि इन्होंने ये इन्वेस्टर से गैर कानूनी ढंग से इकट्ठा कर लिया था? 3 महीने की मोहलत दी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इन कंपनीज को। कितनी कंपनी है, कितनी फर्म्स हैं जिन्हें ये कहा है कि इन्वेस्टर्स का पैसा वापस लौटाओ? ये फर्म है जैसे एरिस एनर्जी है, KKDIL निधि है, यूनाइटेड मेडिसिन है, सर्जिकल इंडस्ट्री, बहुत सारी फर्म है। टोटल कितनी है? टोटल फर्म है 4 फर्म्स को सेबी ने 3 महीने के अंदर पैसा लौटाने की चेतावनी दी है। भारत की पहली डिजाइन यात्रा कहां पर होगी? भारत की पहली डिजाइन यात्रा, इसमें जो कंपटीशन आयोजित किए जाएंगे, हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, रंगारंग कार्यक्रम होंगे बच्चों के लिए, ये आयोजित की जाएगी केरल में। केरल में कहां? केरल में कोझिकोड में। कोझिकोड 29 से 31 अक्टूबर तक ये आयोजित की गई डिजाइन यात्रा, भारत की पहली। भारत और रशिया ने इनमें से कौन सी मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ा के 600 किलोमीटर करने का फैसला लिया है? रशिया भारत की मदद करेगा इस मिसाइल की रेंज बढ़ाने में 290 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक। इस मिसाइल का नाम क्या है? ब्रह्मोस, शैतान, अग्नि या बराक? इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस, ब्रह्मो मिसाइल। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन के तहत 3 महिलाएं हैं जिन्हें अपने योगदान के लिए एक खास उपाधि दी गई है महाराष्ट्र द्वारा। यह उपाधि क्या है?
इन 3 महिलाओं ने ज़बरदस्त काम करा महाराष्ट्र को स्वच्छ बनाने के लिए, क्लीन बनाने के लिए। इनके योगदान को सराहने के लिए इन्हें एक खास टाइटल दिया गया है, खास उपाधि दी गई है। इनको क्या नाम दिया गया है? इन्हें नाम दिया गया है स्वच्छता दूत। स्वच्छता दूत। और आज का आखिरी सवाल, भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं ये, और ये नंबर 1 आई हैं आईसीसी वनडे रैंकिंग्स के अंदर। भारत की फीमेल बॉलर हैं, क्या नाम है इनका? इनका नाम है झूलन गोस्वामी। 7 साल पहले ये नंबर 1 थी और अब 7 साल के बाद दोबारा नंबर 1 हुई हैं आईसीसी वनडे रैंकिंग्स के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। 33 साल की हैं झूलन गोस्वामी। तो आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते के जो आखिरी 5 दिन हैं उनमें क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चंस की क्वालिटी से ही पता चल जाता है। और मैंने खास एफर्ट लिया है, लगभग 16 घंटे मैंने लगाए हैं इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में टोटल। तो इसको वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और मैंने इस वीडियो के दौरान आपसे कुछ सवाल पूछे थे, उन सवालों के जवाब कमेंट्स में लिखिए और इंस्पायर होइए। अब अक्टूबर महीने से मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आईबीपीएस एग्जाम में, और जो बाकी एग्जाम है उनके अंदर भी। तो नवंबर का जो वीडियो है 7 नवंबर को आपके समक्ष आ जाएगा, पहले हफ्ते का नवंबर का वीडियो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्टडी IQ।